नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के पाठ्यक्रम की श्रृंखला में हम लोगों का अध्ययन चल रहा है महाकवि कालिदास रचित महाकाव्य रघुवंशम के छठे सर्ग का। और इस श्रृंखला में हम अब तक कुछ श्लोक पढ़ चुके हैं। हमें ये ज्ञात हो चुका है कि छठे सर्ग का जो वर्ण विषय है वह है इंदुमती का स्वयंवर। इंदुमती का स्वयंवर होने जा रहा है। अनेक राजा यहाँ वहाँ से आए हुए हैं, ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर बैठे हैं। उन्हीं के मध्य राजा अज भी आते हैं। अज का वर्णन किया जाता है, वो भी अपना सिंहासन ग्रहण करते हैं। उसके बाद सभागार में इंदुमती का प्रवेश होता है और इंदुमती का प्रवेश होते ही सभी राजा इंदुमती के सौंदर्य को देखने लगते हैं। एकमात्र लक्ष्य मान करके उसी तरफ निगाह को, अपनी आँखों को टकटकी बांध करके वो इंदुमती को देख रहे हैं और फिर अपनी चेष्टाओं से, अपनी क्रियाओं से इंदुमती को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ जितने भी राजा आए हैं वो सभी ये चाहते हैं कि इंदुमती का विवाह उनसे हो जाए, इंदुमती उनके गले में वरमाला डाल दे, उनका स्वयंवर में चयन हो। और इसीलिए वो अपनी चेष्टाओं से इंदुमती को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह क्या क्या चेष्टाएं राजाओं ने की, ये वर्णन चल रहा है और हम 13 श्लोक पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका श्लोक संख्या 14। यहाँ किसी अन्य राजा के विषय में कहा गया है, विस्रस्तम अंसादपरो विलासी रत्नानुविंदाग अंगद कोटि लग्नम प्रालंबम उत्कृष्य यथावकाशम निनाय साचीकृत चारु वक्त्रः। विस्रस्तम अंसादपरो विलासी रत्नानुविंदांगद कोटि लग्नम प्रालंबम उत्कृष्य यथावकाशम निनाय साचीकृत चारु वक्त्रः। अब इसका अन्वय देख लें। अपरः विलासी अंसात विस्रस्तम रत्नानुविद्ध अंगद कोटि लग्नम प्रालंबम उत्कृष्य साचीकृत चारुवक्त्रः सन यथावकाशम निनाय। ये इसका अन्वय हुआ। अन्वय आपको विदित ही है कि अन्वय शब्दों को उस क्रम में रखना जिस क्रम में शब्दों का अर्थ करके हम वाक्य बनाएंगे अनुवाद करते समय, वो होता है उस श्लोक का अन्वय। और अन्वय करते समय हम ये प्रयास भी करते हैं कि जो संधि है, बड़ी बड़ी जो संधियां हैं, उनको हम उनका विच्छेद कर लें, शब्दों को अलग अलग कर लें, जिससे कि हमें शब्दों का अर्थ अच्छे से समझ में आए। और जब हमें शब्दों का अर्थ अच्छे से समझ में आएगा तभी हम उस श्लोक का अर्थ आसानी से समझ सकेंगे। अब इसके शब्दार्थ को देखें। अपरः कोई दूसरा, अपरः दूसरा, दूसरा मतलब पहले किसी राजा का वर्णन कर चुके हैं, अब ये किसी अन्य राजा का वर्णन हो रहा है, इसलिए उनके लिए कहा अपरः कोई दूसरा। विलासी जो विलास से युक्त है, जो शौकीन प्रवृत्ति का है, ऐसा कोई राजा। अंसात अपने कंधे से, अंसात पंचमी विभक्ति लगी हुई है, कंधे से। विस्रस्तम ढीली जो हो गई है, जो ढीली होकर के सरक गई है, गिर गई है, ऐसी। रत्न अनुविद्धम रत्नों से युक्त, रत्नों से जिसमें रत्न लगे हुए हैं, जिसमें रत्न जड़े हुए हैं, ऐसी। अंगद कोटि, अंगद कोटि भुजा पे जो बांधा जाता है एक आभूषण, भुजबंद जिसको कहा जाता है, उसका नाम है, उसे कहा गया अंगद कोटि। उसके अंगद भुजबंद के कोटि, उसके किनारे पर लग्नम लगी हुई। प्रालंबम, प्रालंब बहुत जो लंबी है, बहुत अधिक लंबी जो माला है, ऐसी उस माला को उत्कृष्य, उसको ऊपर की तरफ खींच करके, ऊपर उठा करके। साचीकृत और कुछ टेढ़ा करके, कुछ मोड़ करके। चारु वक्त्रः सुंदर मुख को कुछ मोड़ करके। सन यथावकाशम उन्होंने फिर से उसको अपने स्थान पर रखने वाला कर दिया, अर्थात फिर से उसको अपने स्थान पर रख दिया। क्या कह रहे हैं, क्या तात्पर्य है उनका? वो कह रहे हैं कि कोई एक राजा है जो विलासी प्रवृत्ति का है, शौकीन प्रवृत्ति का राजा है, और उसने एक ऐसी माला पहन रखी है जो बहुत लंबी है, एक लंबी माला,
और अधिक लंबी, प्रालंब शब्द कहा तो अधिक लंबी माला उन्होंने पहन रखी है। जब माला बहुत अधिक लंबी होगी तो वो कंधों पर अगर आ जाएगी, अगर आप टेढ़ा होकर के देखेंगे तो आपके गले की जो माला है वो टेढ़ी होकर के आपके कंधे पर आ जाएगी और कंधे से नीचे गिर भी सकती है, सरक भी सकती है। तो वो कंधे से नीचे सरक रही है क्योंकि उस राजा ने कुछ टेढ़ा होकर के इंदुमती की तरफ देखने का प्रयास किया है। वो इंदुमती को देखने के लिए अपने मुख को कुछ मोड़ रहे हैं और मोड़ करके जब उन्होंने देखा तो उनकी जो गले की माला है वो टेढ़ी हो गई। टेढ़ी होने से वो कंधे पर सरकी और कंधे पे सरक के जब वो नीचे गिरने लगी तो भुजा के ऊपर जो उन्होंने भुजबंद पहन रखा है, भुजबंद जो आभूषण है, उस भुजबंद कैसा है वो भुजबंद जिसमें रत्न जड़े हुए हैं, रत्नों से जो युक्त है, उस भुजबंद पर वो अटक गई। आप कल्पना कीजिए कि आपने अपनी भुजा के ऊपर कोई आभूषण पहन रखा है, गले में कोई माला पहन रखी है, जैसे ही आप थोड़े से टेढ़े हुए आपकी जो माला है वो सरकी, लेकिन जाकर के उस भुजबंद में अटक गई। वो नीचे नहीं गिर पाई है, वो उस भुजबंद में अटक गई है। तो उन्होंने क्या किया, उस माला को थोड़ा सा वापस से खींचा, सरकाया, अपने स्थान पे किया और उनका जो मुख है, जो सुंदर मुख है उनका, चारु वक्त्रः, जो सुंदर मुख है, उसको भी उन्होंने वापस अपने स्थान पर कर दिया। मतलब वो सीधे हो गए। उन्होंने उस माला को भी सीधे स्थान पर कर दिया, अपने स्थान पे लगा लिया, कंधे से हटाकर उसको भी कंठ में कर लिया और वो खुद भी सीधे होकर के बैठ गए। उस सुंदर मुख से टेढ़े होकर के उन्होंने देखा और फिर उन्होंने उस माला को अपने स्थान पर वापस से रख दिया। तो बहुत सीधी सी बात दिखाई दे रही है, एक सीधा सा वर्णन दिखाई दे रहा है कि एक राजा है जो अपने मुख को मोड़ करके, सुंदर मुख है उसका, उस मुख को मोड़ करके देख रहा है इंदुमती को, और जब वो थोड़ा सा मुड़ करके इंदुमती को देख रहा है तो उसके गले में जो लंबी माला है वो माला सरक करके उसके कंधे पर आ गई है। कंधे पे गिरने से भुजबंद पर अटक गई है। उसने वहाँ से उठा करके उसको वापस से अपने गले में, कंठ में उसको स्थापित कर दिया। वापस जहाँ उसका स्थान था उसको वापस से वहीं पर रख दिया। लेकिन क्या ये इतना सीधा है? क्या इसका अर्थ केवल इतना ही है? कालिदास केवल इतना ही कहना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं? नहीं, यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं, ये जो श्लोक है इसमें भी उन्होंने क्या दिखाया है कि एक अभिव्यंजना उन्होंने की है यहाँ पर। यहाँ भी पहले वाले श्लोक की तरह, पहले वाला श्लोक आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इससे पहले का जो वीडियो है उसमें जाकर के उसको भी पढ़ लीजिए। तो पहले वाले श्लोक की तरह यहाँ भी अभिव्यंजना है और आर्थी व्यंजना का ही एक उदाहरण है यहाँ पर। और जो इसकी टीका की गई है, संजीवनी जो टीका हुई है, उस टीकाकार ने यहाँ पर ये बताया है कि इसमें प्रावार उत्क्षेपण छलेन अहम त्वाम एवं परिरप्स्ये इति नृपाभिप्रायः। गोपनीयम किंचित अंगभंगम अस्ति ततोऽयं प्रावृणुत इति इंदुमत्यः अभिप्रायः। क्या तात्पर्य हुआ इसका कि जो उन्होंने गले में माला पहन रखी है, उस माला को जब उन्होंने हिलाया और मुस्कुरा कर के जब उन्होंने वापस से उसको अपने ही स्थान पर स्थापित किया, तो राजा उनको ये बताना चाह रहा है, इंदुमती को ये संकेत दे रहा है कि यदि तुम मेरा वरण करती हो, यदि तुम स्वयंवर में मुझे चुनती हो, तो जिस तरह से मैंने इस माला को गिरने नहीं दिया है, इसको अपने कंठ में स्थान दिया है, अपने स्थान पर इसको रखा है, अपने हृदय पर इसको लगा करके रखा है, ऐसे मैं तुम्हें भी अपने हृदय पर लगा करके रखूँगा। लेकिन इंदुमती ने इसका क्या अर्थ निकाला? क्योंकि हम पिछले श्लोकों से पढ़ रहे हैं कि व्यंजना, बोलने वाला जो वक्ता है वो कुछ बात कहता है और बोद्धा जो उसको समझने वाला है वो उसका दूसरा अर्थ निकाल रहा है। तो यहाँ वही हो रहा है कि राजा ने कुछ और कहा, लेकिन इंदुमती ने जो इसका तात्पर्य निकाला है वो क्या तात्पर्य निकाला है? उन्होंने ये तात्पर्य निकाला, गोपनीयम किंचित अंग भंगम अस्ति, कि इनका कोई गोपनीय अंग भंग है, कि कोई अंग जो है ऐसा अंग है छुपा हुआ जिसमें किसी प्रकार का विकार है। क्योंकि कंधा वो टेढ़ा कर रहा है, कंधे को टेढ़ा किया उस माला को सही करने के लिए। देखिए, जब हम कंधे से कोई चीज़ गिरती है तो उसको अगर हम संभालेंगे तो हम अपने कंधे को थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, थोड़ा सा ऊंचा करेंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे, तो उनके कंधे में कहीं कोई कुबड़ जैसा कोई रोग है, किसी प्रकार के उनके अंग में विकार है, ऐसी बात
सोच रही है इंदुमती कि इंदुमती उसकी हरकत से ये तात्पर्य ले रही है कि वास्तव में इस राजा के अंग में किसी प्रकार का कोई विकार है जो सामने नहीं दिखाई दे रहा है, गोपनीय विकार है, इस प्रकार से वो समझ रही है। तो एक व्यक्ति क्या सोच करके कोई चेष्टा कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उसका क्या अभिप्राय निकाल सकता है, ये यहाँ पर कालिदास ने दिखाया है एक छोटी सी बात से कि वो माला को सीधा करना, कंधे पर गिरी हुई माला को सीधा करने के लिए जो उन्होंने कंधा हिलाया है, राजा का उसमें क्या अभिप्राय है और इंदुमती का उसमें क्या अभिप्राय है। राजा कहता है कि मैं इस माला की तरह ही तुम्हें अपने हृदय से लगा के रखूँगा, और इंदुमती उसका अर्थ ये निकालती है कि जिस तरह से इसने अपना कंधा इधर उधर कर रहा है, इसका तात्पर्य यह है कि इसके कंधे में, इसके शरीर में कहीं कोई गुप्त विकार है, जैसे इसमें कि इसके शरीर में कोई कुबड़ है, कंधा टेढ़ा है, इस तरह का कोई विकार इसके शरीर में है। तो ये यहाँ पर एक आर्थी व्यंजना यहाँ पर है, जिसमें वक्ता और बोधा का जो तात्पर्य होता है, वक्ता कुछ कहता है और बोधा जो उसको समझता है वो कुछ समझता है, उनमें भिन्नता होती है, वो होती है आर्थी व्यंजना, और ये एक आर्थी व्यंजना का उदाहरण है। इसके साथ ही कुछ और शब्दों पर भी आप इस पर विचार कर सकते हैं। जैसे विलासी कहा तो विलासी के लिए कहा जाता है विलसति तच्छीलः इति विलासी, जो विलास करता है, मौज करता है, अनेक प्रकार के शौक रखता है, उसे विलासी कहा गया है। इस प्रकार से विलासी का लक्षण दिया गया है। तो टिप्पणी में आप शब्दों की इन विशेषताओं को बता सकते हैं। साची कृत चारु वक्त्रः जो कहा गया है, उसका तात्पर्य यह है कि वास्तव में तो राजा का जो मुख है वो वैसे तो सुंदर मुख है, चारु वक्त्र सुंदर मुख है, और साचीकृत सीधा है सामान्य रूप से तो, लेकिन वो कभी उसको टेढ़ा कर रहा है, कभी एक तरफ करता है, कभी दूसरी तरफ कर रहा है, क्योंकि वो इंदुमती को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है। तो यहाँ पर जो साचीकृत है उसका तात्पर्य हुआ कि उसको कुछ टेढ़ा करना। तो वास्तव में जो सुंदर मुख है, चारु वक्त्र है, लेकिन उसको साचीकृत, उसको कुछ टेढ़ा कर रहा है, इस तरह से ये साचीकृत चारु वक्त्र का तात्पर्य हुआ। फिर विसृस्तम शब्द है, यहाँ पर वि उपसर्ग लगा हुआ है, सृंस धातु है और त प्रत्यय लगा हुआ है, नपुंसक लिंग का रूप बनता है। ये प्रालंब शब्द है, प्रालंब, उसके लिए आप बता सकते हैं प्र और आ दो उपसर्ग लगे हुए हैं, लंब धातु है, तो प्र और आ दो उपसर्ग से यहाँ पर तात्पर्य हुआ लंब, कि लंबी कैसी, प्र आ उपसर्ग से तात्पर्य हो गया इसका कि बहुत अधिक लंबी, थोड़ी लंबी नहीं बल्कि बहुत अधिक लंबी माला उन्होंने धारण कर रखी है। माला के लिए ये विशेषण दिया है प्रालंब। फिर उत्कृष्य, उत्कृष्य में उद उपसर्ग लगा हुआ है, कृष धातु है, ल्यप प्रत्यय है, और ल्यप प्रत्यय के लिए आपको ये ज्ञात ही होगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि ल्यप जब प्रत्यय होता है तो उससे पहले, उस शब्द से पहले जिसमें ल्यप लगता है उसमें उपसर्ग भी होता है। यदि उपसर्ग होता है और फिर ल्यप के अर्थ में शब्द होता है तो वहाँ पर ल्यप प्रत्यय होता है, और यदि उपसर्ग नहीं होता तो वहाँ पर प्रत्यय जो लगता है वो होता है कत्वा। निनाय शब्द के लिए कर सकते हैं कि नी धातु है, नी धातु का लिट लकार है, अन्य पुरुष का एक वचन बताना चाहा है, इसलिए यहाँ पर निनाय शब्द है। तो इस तरह यहाँ उन्होंने एक और राजा का वर्णन इस श्लोक में किया है, इंदुमती को जो अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहा है। अलग अलग राजा किस प्रकार से इंदुमती को आकर्षित कर रहे हैं, किस प्रकार की चेष्टाएं कर रहे हैं, उनका वर्णन चल रहा है। अगले श्लोक में हम अगले राजा की चेष्टा को देखेंगे कि अन्य राजा किस प्रकार से इंदुमती को अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहा है। अगर आपने ये श्लोक नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको इससे पहले के श्लोक मिलेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालती हूँ आपको वो वीडियो तुरंत मिल जाए। नोटिफिकेशन आप उसका ऑन कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उनको पढ़िए। कोई समस्या है, कुछ और जानना चाहते हैं तो हम इस पर चर्चा करेंगे। फिर मिलेंगे अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। नमस्कार।